नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम विहारी गुप्ता गाया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या जो थी अशिक्षित था। हमारे देश की अधिकांश जो जनसंख्या था वो गरीबी झेल रही थी। उस समय जो हमारी सरकार नवनिर्वाचित सरकार गठित हुआ था उसके सामने विकास एक बहुत बड़ा चुनौती था। उस चुनौती का सामना करते हुए उसने बहुत सारी समस्याओं का हल किया। उसने हर समाज के हर तबके के लोगों के विकास किस तरह से किया जाए, उसके विकास करने के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आई, कौन सी परेशानी आई और उसका किस तरह से समाधान किया, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 में, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इसके अंतर्गत हमारी जो नवनिर्वाचित सरकार थी उसने राजनीतिक बहुत सारे फैसले किए। फैसले करने के दौरान बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी कठिनाइयां आई। साथ ही साथ वो उन समस्याओं का हल करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर आगे की ओर बढ़ा। इन सभी बातों का अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। दोस्तों, हम लोग जिस तरह से इस अध्याय को पढ़ रहे हैं और इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम कौन कौन सी बातें जान पाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे कि आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर किए गए राजनीतिक फैसलों को जानेंगे। विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थी और इनको लेकर कौन से अहम फैसले हुए, इसके भी बारे में हम जान पाएंगे। पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके भी बारे में हम जान पाएंगे। इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही और इसकी सीमाएं क्या थी, यह भी हम जान पाएंगे। बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया, इसके भी बारे में हम जान पाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब हम इस अध्याय को जब अध्ययन कर लेंगे तब हम जान पाएंगे। चलिए, तो दोस्तों, एक सवाल आता है। बात करते हैं विकास की, बात करते हैं प्रगति की। यदि बात करते हैं विकास की, यदि बात करते हैं प्रगति की, तो हमारे सामने एक आता है कि कौन सा व्यक्ति जो है विकास नहीं चाहता है। हर व्यक्ति विकास करना चाहता है, प्रगति करना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो विकास नहीं करना चाहता हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको विकास की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो है और प्रयास कर रही है कि हमें विकास करना है, राष्ट्र को समृद्ध बनाना है, लोगों को विकास करना है, राष्ट्र का उत्थान करना है। तो हर व्यक्ति चाहेगा कि वो विकास करे, प्रगति करे। लेकिन सरकार के सामने बहुत सारी परेशानियां आती है, कठिनाइयां होती है। उन कठिनाइयों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हम बात करेंगे भारतवर्ष के एक राज्य उड़ीसा की। उड़ीसा एक ऐसा राज्य था जहां पर लौह अयस्क का विशाल भंडार था और लौह अयस्क का विशाल भंडार होने के कारण वहाँ की जो उड़ीसा की जो सरकार थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर लौह इस्पात लगाने के लिए समझौता किया था। समझौता के दौरान उसने हस्ताक्षर किया था कि हमारे जो राज्य है उसमें लौह इस्पात स्थापित हो। लौह इस्पात का स्थापना होने के कारण क्या होगा कि हमारे राज्य में आर्थिक समृद्धि आएगी, पूंजी का निवेश होगा, लोगों को रोजगार मिलेगी। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्र का भी आय बढ़ेगा। तो ये तो हम आसानी से हम योजना बना लेते हैं, लेकिन इसको क्रियान्वित करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि विकास के प्रति लोगों का जो सोच होता है वो अलग अलग होता है। सबकी सोच एक जैसा नहीं होता है, सबका जो सोच होता है, नज़रिया जो होता है, अलग अलग होता है। तो आइए उनमें से कुछ लोगों के विचार को हम लोग देखते हैं। हम बात करेंगे कि जहाँ जो उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क था वो अविकसित इलाके में था, जहाँ पे
आदिवासियों का बहुल क्षेत्र था, तो वहाँ के आदिवासियों का कहना था कि यहाँ पे उद्योग नहीं लगना चाहिए, लौह इस्पात का स्थापना नहीं होना चाहिए। यदि लौह इस्पात का स्थापना होता है तो हमको घर बार को छोड़ना पड़ेगा, अपने खेत खलिहान को छोड़ना पड़ेगा। हमको वैसी विकास की आवश्यकता नहीं है जिससे कि हमको घर बार को छोड़ना पड़े। हम जिस खेत खलिहान में हैं, हम जहाँ पे हैं वहीं पे हम ठीक हैं। हमको अपने खेत खलिहान का राजा बनना है, हमें उसी खेत में उपजाना है, उसी खेत में खाना है, हमें उसी खेत में उसी मिट्टी में हमको विकास करना है। तो यह एक पक्ष जो था, आदिवासी का जो पक्ष था, उनका कहना था कि हमें वैसी विकास की आवश्यकता नहीं है, यानी उद्योग के वो बिल्कुल खिलाफ थे। पर्यावरणविद की बात करते हैं तो पर्यावरणविद का कहना था कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये दो जो पक्ष था वो उद्योग के खिलाफ थे। राज्य सरकार का कहना था कि यदि यहाँ पे उद्योग स्थापित होता है तो यहाँ पे पूंजी का निवेश होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जिससे हमारा राज्य भी समृद्ध होगा और राष्ट्र भी समृद्ध होगा। अब हम बात करेंगे केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का कहना था कि उद्योग नहीं लगा तो एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश की बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोग का जो नज़रिया है वो अलग अलग है। यहाँ पे आदिवासी लोग का नज़रिया अलग है, पर्यावरणविद का जो नज़रिया है अलग है, साथ ही साथ जो राज्य सरकार है उसकी नज़रिया अलग है, उसकी सोच अलग है। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो उसकी भी नज़रिया अलग है। तो हम ऐसा क्या करें कि सभी लोग एक मंच पर आ जाएं और एक संतुष्ट हो सकें। तो इसके लिए बहुत सारे जो ये उदाहरण से प्रश्न उभर कर आता है कि इस उदाहरण में किस तरह के हित सक्रिय हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हित जो है सक्रिय है। पहला है पर्यावरण है, आदिवासी है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? हम ऐसा कौन सा बिंदु लाएं कि जिस पे सभी पक्ष क्या हो सके, राजी हो सके? क्या इस मसले का समाधान इस तरह हो सकता है कि सभी के हितों को संतुष्ट किया जा सके? तो इन सवालों का जवाब कोई भी विशेषज्ञ नहीं दे सकता है। इस सवाल का जो जवाब है वो कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता है। इसका समाधान हमको इन्हीं प्रक्रियाओं में ढूंढना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या हो समाधान? तो इस तरह के फैसले में एक सामाजिक समूह के हित का तुलना हम दूसरे सामाजिक हित के समूह के साथ करेंगे, उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और जिस समूह का हित ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उसको हम पक्ष में लेंगे। अब जो मौजूदा पीढ़ी है उसके भी हित के बारे में सोचेंगे और आने वाले पीढ़ी जो है उसके भी हित के बारे में हम सोचेंगे, जानकारी लेंगे और उसके अनुसार हम अपना योजना बनाएंगे। साथ ही साथ ऐसे फैसला जो है जनता के द्वारा लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही सब कुछ होता है। लेकिन जनता जो है हर बिंदु को, हर पहलू को नहीं समझ पाता है। यहाँ पे उद्योग लगेगा तो उसके कौन कौन से फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, इन सारे बिंदुओं के बारे में वो नहीं जानता है। इसलिए विशेषज्ञों की राय लेना बहुत आवश्यक है। एक अर्थशास्त्री भी बता सकता है कि यदि यहाँ पे उद्योग लगता है तो किस तरह से पूंजी का निवेश होगा, कैसे राज्य समृद्ध होगा, किस तरह से राष्ट्र की आय बढ़ेगी और यह भी निश्चित हो जाएगा कि जो जनता है उसकी वो कैसे विकसित होगा। इसलिए अब हम बात करेंगे पर्यावरणविद की। तो पर्यावरणविद ही यह बता सकता है कि यदि यहाँ पे उद्योग स्थापित होता है तो किस तरह का प्रदूषण फैलेगा। ये वायु प्रदूषण होगा या जल प्रदूषण होगा या स्थल प्रदूषण होगा, और अगर प्रदूषण होता भी है तो उसका हम कैसे निवारण करेंगे। इसलिए जनता तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ विशेषज्ञों की राय भी होना चाहिए।
अब हम बात करेंगे अंत में जो फैसला लेना चाहिए वो राजनीतिक तौर पे होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के भावनाओं को समझते हैं, जनता की आकांक्षाओं को समझते हैं, जनता की इच्छाओं को समझते हैं। इसलिए जो अंतिम फैसला होना चाहिए वो राजनीतिक होना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत में विकास का अर्थ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों होना चाहिए। अगर दोनों होता है तभी हमारे भारत राष्ट्र का विकास हो सकता है। और इस बात पर भी लोग सहमत थे कि जो भी उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, उनके ऊपर जो आर्थिक समृद्धि की बात है, जो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात है, उनके ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार का भी नियंत्रण होना चाहिए, तभी भारत का वास्तविक रूप में विकास हो पाएगा, अन्यथा भारत का विकास नहीं हो पाएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे विकास के मॉडल पर। विकास के मॉडल के दो मॉडल हैं। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो उस समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। एक था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। जो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल है, इसमें जो अर्थव्यवस्था होती है वो खुली अर्थव्यवस्था होती है। इसमें जो उद्योगपति होते हैं उनके ऊपर, उनका जो संपत्ति होता है उनके ऊपर सरकार का बहुत ही कम नियंत्रण होता है। और इस तरह का मॉडल अपनाया था यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम बात करेंगे समाजवादी मॉडल की। तो समाजवादी मॉडल के अंतर्गत खुली अर्थव्यवस्था नहीं होती है और इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, जो राज्य होता है उसका नियंत्रण होता है। और इस मॉडल को अपनाया था सोवियत संघ ने। अब भारत की बात करें तो भारत के बहुत से लोग इस मॉडल से गहरे प्रभावित थे। इस मॉडल से जो था बहुत ही गहरे प्रभावित थे। यहाँ तक कि ये जो सोशलिस्ट पार्टी है ये भी प्रभावित था, कम्युनिस्ट पार्टी था वो भी प्रभावित था, और नेहरू जी का भी यह विचार था कि समाजवादी मॉडल ही होना चाहिए। इसके विचार से नेहरू जी भी काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने न तो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को अपनाया न तो समाजवादी मॉडल को अपनाया। इसने क्या किया कि जो पूंजीवादी मॉडल था उसकी जो विशेषता थी, जो गुण था, उसके कुछ गुणों को ले लिया, और समाजवादी मॉडल का जो गुण था, जो विशेषता था, उसको ले लिया और एक मिला जुला मॉडल बनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का विकास किया गया। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों नियोजन के बारे में। अब हम बात करें कि नियोजन है क्या। नियोजन से आशय है कि जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसका श्रेष्ठतम प्रयोग करते हुए हम अपने लाइफ में, हम अपने जो भविष्य जो आ रहा है उसके लिए हम एक योजना बनाएंगे, और योजना के तहत हम नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करेंगे, रोजगार में हम सृजन करेंगे, साथ ही साथ जो अस्थायी जो आर्थिक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसी व्यवस्था को हम कहते हैं नियोजन। अब भारत में हम नियोजन की बात करते हैं। भारत में जो नियोजन की हम बात करेंगे तो भारत में जितने भी लोग, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सभी लोग एकजुट हुए थे और सहमत हुए थे कि भारत का विकास जो है किसी निजी हाथों में न सौंपा जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि जो विकास का जो मॉडल है उसके ऊपर राज्य सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। देश के जो सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, उसका नियंत्रण होना चाहिए, तभी हमारे देश में विकास हो सकता है, नियोजन हो सकता है। अब हम बात करेंगे 1944 की। 1944 ईस्वी में क्या हुआ कि जितने भी पूंजीपति थे, वो एक बहुत बड़ा जो तबका था वो एकजुट हो गए, और एकजुट होकर के उन लोगों ने एक निश्चित नियोजित अर्थव्यवस्था
चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया और उसी प्रस्ताव को हम लोग कहते हैं बॉम्बे प्लान। और इस प्रस्ताव में यह बताया गया, इस प्रस्ताव का मेन उद्देश्य था कि जो सरकार है उद्योग और जो पूंजी निवेश का जो कदम है उसमें अपना कदम बढ़ाए, यानी कि दोनों में जो सरकार है वो सहयोग करे। यह बात जो है भारत में ही ऐसा हुआ, कहीं भी ऐसा पूंजीपति जो होते हैं वो नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा 1944 ईस्वी में जो हमारे जो पूंजीपति थे एकजुट होकर के नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया। अब हम बात करेंगे, यहाँ से हमेशा आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएगा? अगर 2 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो पूछा जाएगा कि बॉम्बे प्लान क्या है, और इसको आप विस्तार पूर्वक से लिख पाएंगे, आसान भाषा में लिख पाएंगे कि जो भी उद्योगपति थे उसका एक बड़ा तबका एकजुट हुआ और नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया, उसी को हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, इसके ऊपर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न है और यह एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल ही ये संभावना है कि ये एग्जाम में आ सकता है। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान सही नहीं है? अब इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। पहला है यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी उद्योगपति थे वो एक प्रस्ताव तैयार किए थे, ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किए थे। अब दूसरा ऑप्शन है इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। हाँ बिल्कुल, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राज्य है वो जो भी उद्योग लगे तो उसके ऊपर उसका स्वामित्व हो, इसका समर्थन किया गया था। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। हाँ बिल्कुल, यहाँ हमारे देश में जो भी उद्योगपति थे वो इसको अग्रणी जितने भी उद्योगपति थी इसकी रचना किए थे बॉम्बे प्लान का। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। हाँ बिल्कुल किया गया था। 1944 ईस्वी में जो भी हमारे देश में उद्योगपति थे नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पुरजोर समर्थन किया था। तो यहाँ पे आपका उत्तर चुनना था कौन सा बयान सही नहीं है। तो पहला आंसर आपका हो जाएगा यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे चुनना है, सही नहीं है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है यह भारत के आर्थिक भविष्य, ये आंसर होगा हमारे नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। तो हमारा जो नियोजन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक समाजवाद पे आश्रित है, न तो उदारवाद पे आश्रित है, न तो साम्यवाद पे आश्रित है, न तो गांधीवाद पे आश्रित है। आपका आंसर सही होगा सी, लोकतांत्रिक समाजवाद पे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे भारत शुरुआती दौर में किस विकास को जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो हमने जो नीति अपनाया था उसमें नियोजन था, सहकारी खेती था, आत्मनिर्भरता था, यानी कि उदारीकरण इसमें शामिल नहीं था। यही आपका आंसर होगा। अब अगला हम चर्चा करेंगे कि भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। किससे ग्रहण किया गया था? तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि बॉम्बे प्लान से ग्रहण किया गया था। बिल्कुल सही है। सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से ग्रहण किया गया था। यह भी सही है। समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, यह भी सही है। किसान संगठनों की मांगों से, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अब अगला प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे, यह नियोजन का अर्थ बताइए। यह आपके एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है और इस बार भी संभावना है कि 2 मार्क्स में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नियोजन का अर्थ बताइए। हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था। नियोजन का आशय है कि जो भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों के माध्यम से हम भविष्य के लिए योजना बनाएंगे और
भविष्य के लिए योजना बनाएंगे और नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करेंगे, जो नियोजन के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे, साथ ही साथ आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी को हम कहते हैं नियोजन। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो हमें विकास करने की आवश्यकता था, तो उस समय हमने एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम है योजना आयोग। योजना आयोग जो था गैर संवैधानिक निकाय था और एक केंद्रीय संस्था था। योजना आयोग का शुरुआत जो है 6 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो मार्च 1950 ईस्वी में किया गया। इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री स्वयं होता है। अपने विकास के लिए भारत कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई कि किस तरह से हमारे देश का विकास करना है, कैसे योजना लाना है। इन सारी बातों को वो प्रभावी ढंग से महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाया। अब हम लोग बात करेंगे कि योजना आयोग की शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआती कदम क्या था। सोवियत संघ की तरह योजना आयोग भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना, यानी कि पंचवर्षीय योजना बनाया। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार क्या करेगी, एक खाका तैयार करेगी और उस खाका के अंतर्गत यह बताया जाएगा कि 5 वर्षों में कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ पे कितना मद को खर्च करना है, कहाँ से निवेश होगा और कहाँ से हमें आमदनी आएगी और किस तरह की योजना बनाना है, इसका हम एक प्रारूप तैयार करेंगे और उसी प्रारूप के आधार पर हम 5 साल तक अपने देश का विकास करेंगे, अपने राज्य का विकास करेंगे। तो ये पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से लिया था, तो सोवियत संघ से लिया था। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या थी योजना आयोग की क्या था योजना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। दोनों का बजट के 2 हिस्से होंगे, यानी कि केंद्र सरकार का भी बजट का 2 हिस्सा होगा और राज्य सरकार का भी बजट का 2 हिस्सा होगा। पहला होगा गैर योजना, सालाना आधार पर दैनिक मदों का खर्च किया जाएगा, और दूसरा होगा योजना व्यय। योजना व्यय में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 साल की अवधि में खर्च करना था, यानी कि 5 साल की अवधि के अंतर्गत जो भी हमने खाका तैयार किया है कि किस योजना में कितना खर्च करना है, तो उसको हम खर्च करेंगे। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि नीति आयोग, योजना आयोग को भारत सरकार समाप्त करके उसके स्थान पर एक नए आयोग का गठन किया था जिसका नाम है नीति आयोग। 2014 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। और यहाँ से अक्सर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग का गठन कब हुआ, यह पूछा गया था 2013 में, 2014 में, 2016 में, और अब आगामी एग्जाम में जो 2022 में होगा उसमें भी पूछने की संभावना है। यह बिल्कुल यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए, इसका आंसर होगा योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा 1950 ईस्वी में हुआ, 1952 में, 1953 में, 1951 में। तो आपका आंसर होगा ए 1950 में। अब अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया, यह भी एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की संभावना है। पहला ऑप्शन है 1977 में, दूसरा ऑप्शन है 1989 में, सी ऑप्शन है 2007 में और डी ऑप्शन है 2014 में। तो योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। अभी आप
चर्चा किया गया था, नीति आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, प्रधानमंत्री। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। इस परिषद का गठन करने का मुख्य उद्देश्य था कि पंचवर्षीय योजना में राज्यों को शामिल किया जाए। राज्यों को क्या किया जाए? शामिल किया जाए। और इस योजना का अनुमोदन जो है, इस योजना का जो अनुमोदन है, जो भी पंचवर्षीय योजना लागू किया जाता है, उसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और जितने भी भारतवर्ष में राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इनके सदस्य होते हैं। साथ ही साथ जो योजना आयोग के सदस्य होते हैं वो भी इनके मेंबर होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे, इससे यह एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास का गठन अभी हम लोगों ने चर्चा किया था 1952 ईस्वी में हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की। जब योजना आयोग का गठन हो गया, उसमें पंचवर्षीय योजना के ऊपर कार्य किया गया, तब प्रथम पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया 1951 में, और इसका कार्यकाल था 1951 से 1956 ईस्वी। इस योजना में कोशिश किया गया कि भारत के अंदर जो गरीबी है उसके मकड़जाल से बाहर निकालना, यानी कि हमारे देश में जो व्याप्त गरीबी है उसको निकालने की इसमें कोशिश किया गया। और इसको निकालने के लिए हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया कृषि पे। किस पे जोर दिया? कृषि पे। कृषि पे जोर दिया, कृषि क्षेत्र पर जोर दिया। कृषि क्षेत्र पर जोर देने के कारण हमने सबसे पहला कदम अपनाया, भूमि सुधार पर जोर दिया। साथ ही साथ कृषि को उन्नत बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए हम बांध बांधे और सिंचाई के क्षेत्रों में निवेश किया। यह इसी का एक परिणाम है। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही आवंटित की गई। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसको जो तैयार किए थे उसमें से एक विशेषज्ञ थे के.एन. राज। उनका कहना था कि भारत को 2 दशक तक अपनी चाल जो है, अर्थव्यवस्था की जो चाल है उसको धीमी रखना है। अगर हम अर्थव्यवस्था के विकास को अगर हम तेज रफ्तार में करते हैं तो अर्थव्यवस्था का नुकसान हो सकता है। तो इस योजना में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कृषि पे, और इसका मुख्य उद्देश्य था देश को गरीबी के मकड़जाल से बाहर निकालना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और हमेशा हर साल अल्टरनेट करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? यह पूछा गया 2009 में और 2012 में पूछा गया है, और आगामी एग्जाम में इसकी संभावना है कि पूछा जाएगा। तो इसका हम लोग 1951 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत की गई? तो 1951 में। अब दूसरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या उद्देश्य था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देश को गरीबी के मकड़जाल से बाहर निकालना, और इस योजना में कृषि के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, भूमि सुधार किया गया, सिंचाई का प्रबंध किया गया, और साथ ही साथ देश से गरीबी हटाने के लिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पर भी ध्यान दिया गया। और इस अर्थव्यवस्था में धीमी रफ्तार में विकास करने की बात किया गया, उसका समर्थन किया गया। और इसको जब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह से आपको लिखना है। ये इस बार के एग्जाम में आने वाला है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर देंगे।
पहला जैसे पॉइंट बनाया, पहला पॉइंट बनाया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जुलाई 1951 में प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम देश के लोगों को गरीबी के मकर जाल से निकालने की योजना बनाई गई थी। ये पहला हमने पॉइंट डाल दिया। दूसरा, इसमें क्या किया गया कि इस योजना में कृषि सिंचाई योजनाओं और बिजली परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तीसरा हमने पॉइंट बनाया कि इस योजना में भूमि सुधार पर अधिक बल दिया गया। योजनाओं को बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर से ऊंचा उठाना था। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुटीर लघु उद्योगों पर भी ध्यान दिया गया। इसमें विकास की गति मंद रखने का समर्थन किया गया। तो अगर आप इस तरह से आप आंसर लिखते हैं तो बिल्कुल आपका 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स आपको निश्चित रूप में मिलेगा। इसलिए हम दोस्तों आपसे हमेशा कहते हैं कि आप गाया गाइडेंस के मार्गदर्शन में रहें, और जैसे ही मार्गदर्शन में रहेंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित है कि अपने एग्जाम में अव्वल आएंगे। अगला क्वेश्चन अगला हम लोग चर्चा करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना में का मुख्य मूल मंत्र था धीमी, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो मूल मंत्र था वो तेज गति से विकास करने का। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों के विकास पे जोर। प्रथम में कृषि पर जोर दिया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। वहीं दूसरी योजनाओं की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। यानी कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था कि अर्थव्यवस्था को धीमे रफ्तार से विकसित करने का हमने संकल्प लिया था, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसके उल्टे कर दिया गया। यहाँ पे तेजी से अर्थव्यवस्था को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और इसको पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। यह 2012 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है, 2022 में भी आने की संभावना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961 ईस्वी। अब द्वितीय लघु उत्तरीय के ऊपर चर्चा करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया था। उसी के उपलक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग लगाया गया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और उसके ऊपर वो कार्य कर सके। अपना कार्य जैसे ही करेंगे तो उनका प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा और गरीबी के मकड़जाल से हमारा देश जो है छूट जाएगा, छुटकारा उसको मिल जाएगा। यही बात आप लिखेंगे, मुख्य बात। अब बात हम लोग करेंगे कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, दोनों का लक्ष्य अलग अलग था और इसमें लोगों में विवाद उत्पन्न हो गया। कृषि बनाम उद्योग। जो कृषि के हिमायती थे उनका कहना था कि कृषि पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, और जो उद्योग के हिमायती थे, जो उद्योग के विशेषज्ञ थे, उनका कहना था कि अगर हमको गरीबी के मकड़जाल से निकलना है तो हमें उद्योग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम लोग विस्तार पूर्वक से एक एक की चर्चा करते हैं। कृषि का तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह क्या कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया औद्योगिकरण पर, और इसमें कृषि के विकास पे कोई रणनीति नहीं अपनाया गया। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका अभाव था, जिसके कारण जो ग्रामीण इलाका था, जो किसान थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उनके ऊपर गहरी चोट आई। जो हमारे चौधरी चरण सिंह थे वो कृषि के प्रति हिमायती थे और उनका कहना था कि भारत के अर्थव्यवस्था में कृषि को केंद्र में रखना चाहिए। अगर केंद्र में नहीं रखते हैं
तो जो आर्थिक विकास है वो रुक जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब औद्योगिकरण हुआ तो उद्योग का जो क्षेत्र था और जो शहरी क्षेत्र था वो समृद्ध हुआ, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र था उसकी जनता को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, उसका विकास जो था वो अवरुद्ध हो गया। यह कहना था चौधरी चरण सिंह का। अब हम लोग बात करेंगे, उद्योग की चर्चा करते हैं। तो एक इसमें थे जेसी कुमार रप्पा, एक गांधीवादी अर्थशास्त्री थे और उन्होंने औद्योगिक जो ग्रामीण औद्योगिकरण था उसका एक प्रारूप तैयार किया था, खाका तैयार किया था और उसी के ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि यदि भारत को गरीबी के मकड़जाल से निकालना है तो ग्रामीण उद्योगों पर ज़्यादा जोर देना होगा, उसमें ज़्यादा निवेश करना होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार कृषि के ऊपर ज़्यादा निवेश कर देती है तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण जो गरीबी है वो दूर होने वाला नहीं है। अगर गरीबी को दूर करना है तो उद्योग लगाने होंगे, छोटे छोटे उद्योग लगाने होंगे, औद्योगिकरण की ओर लोगों को ज़्यादा बढ़ना होगा, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है, अन्यथा विकास नहीं होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे, तो आपको हमने अभी तुरंत समझाया है कि जो चौधरी चरण सिंह थे वो कृषि के हिमायती थे और उन्होंने कहा कि केंद्र में कृषि को रखना चाहिए, तभी भारत का विकास हो सकता है। साथ ही साथ जो जेसी कुमार रप्पा थे उन्होंने ग्रामीण उद्योग पर ज़्यादा जोर दिया, उसकी खाका प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि अगर उद्योग पर अगर ज़्यादा निवेश करते हैं तभी जाकर के हमारे देश का जो गरीबी है उसको हम दूर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इसको आप विस्तार पूर्वक से अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह भी एक बहुत बड़ा विवाद था। कुछ लोगों का मानना था कि जो हमारा विकास है वो निजी क्षेत्र नहीं कर सकता है और कुछ लोगों का मानना था कि हमारे देश का विकास जो है तभी हो सकता है जब सार्वजनिक क्षेत्र साथ में हो। तो आइए हम लोग, इससे पहले हम लोग मॉडल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और उसी मॉडल के आधार पर हम आप समझते हैं इस विवाद को। विकास के दो जाने माने मॉडल हैं, एक है पूंजीवादी मॉडल और एक है समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है, क्योंकि हमने पीछे चर्चा कर चुके हैं, अभी तत्काल चर्चा किए थे कि पूंजीवादी मॉडल में खुली अर्थव्यवस्था होती है और साथ ही साथ जो उद्योगपति होते हैं, जो उनका धन होता है, संपत्ति होता है, उसके ऊपर सरकार का कम ही नियंत्रण होता है। अब हम बात करेंगे समाजवादी मॉडल की। तो समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है, जो भी उद्योग धंधे लगते हैं उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। तो भारत ने क्या किया, न तो पूंजीवादी मॉडल को अपनाया न तो समाजवादी मॉडल को अपनाया। जो पूंजीवादी मॉडल का जो गुण था, विशेषता था, उसको लिया और समाजवादी मॉडल का जो गुण था, विशेषता था, उसको लिया और एक मिला जुला अर्थव्यवस्था बनाया जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आज भी हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पे ही कार्य किया जा रहा है। उसी के दौरान हमारे देश का निरंतर विकास होते जा रहा है। अब खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिया गया और जो भारी भरकम जो उद्योग था वो राज्य सरकार अपने हाथों में ले लिया। उद्योग को क्रियान्वित करने का कार्य भी सरकार किया, साथ ही साथ जो कृषि था उसमें भी उसने हस्तक्षेप किया, यानी कि कृषि के विकास के लिए भी योजनाएं बनाई और जो उद्योग लगे उसके लिए भी सरकार ने योजनाएं बनाई। अब हम लोग चर्चा करेंगे हरित क्रांति की। हरित क्रांति के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हरित क्रांति को जानने से पहले हम पहले की बात पे चर्चा करते हैं। हरित क्रांति होने से पहले हमारे देश में 1965 और 1967 की स्थिति को देखें तो उस समय हमारे देश के अधिकांश भागों में अकाल पड़ा था।
जो हमारा देश था 1965 और 1967 के दौरान हमारे देश ने 2 युद्धों का सामना किया था। साथ ही साथ जो विदेशी जो मुद्रा था उसकी भी मार झेला था। हमारे देश में खाद्यान्न की भारी कमी हो गई थी और खाद्यान्न के लिए हम विदेशों पर आश्रित हो गए थे। खासकर हम संयुक्त राज्य अमेरिका पे आश्रित थे और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस एवज में भारत के अर्थव्यवस्था पर अपनी अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए पुरजोर कोशिश किया था। एकदम कहता था कि आप अपनी नीति को समाप्त कर दीजिए और मेरा जो आर्थिक नीति है उसको आप लागू कीजिए। अब हम बात करते हैं, इसके बाद अब आगे की चर्चा करेंगे। शुरू में हमारी जो सरकार थी, जो पिछड़ा किसान थे उसके ऊपर ध्यान देने की बात कही थी, लेकिन बाद में इस फैसला को छोड़ा इसलिए छोड़ा क्योंकि हमारे देश को तत्काल में खाद्यान्न की आवश्यकता थी। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे खाद्यान्न के ऊपर। इसलिए उसने क्या किया कि जहाँ पे कृषि की व्यवस्था था, जहाँ पे स्थिति समृद्ध थी, वहाँ पे ज़्यादा विकास करने की कोशिश किया सरकार ने वैसे किसानों को उन्नत किस्म के बीज दिया, उर्वरक दिया, कीटनाशक दिया, साथ ही साथ सिंचाई की समृद्ध सिंचाई की व्यवस्था किया और एक अनुदानित मूल्य पर दिया। यानी कि जो उन्नत किस्म के बीज दिए, उर्वरक दिए, खाद दिए, साथ ही साथ जो कीटनाशक था उसको उन्होंने दिया, जिसका और यह भी उन्होंने कहा कि यदि हमारे जो किसान हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उत्पादन करते हैं तो उनको भटकने की आवश्यकता नहीं है, उनकी सारे अनाज को हम खरीदेंगे एक निर्धारित मूल्य पर। इसलिए जो भी हमारे किसान थे उनमें जागरूकता आ गई और वो किसान अपने फसलों पर ध्यान दिया। इसका परिणाम हुआ कि जो हमारे जो धनिक किसान थे और जो भूस्वामित्व थे उनको फायदा हुआ। साथ ही साथ हमारे खाद्यान्न में बढ़ोतरी हो गई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जो राज्य था वो कृषि में ज़्यादा उन्नति किया, लेकिन बाकी जो क्षेत्र था इसमें उन्नति नहीं कर पाया, पिछड़ गया। इसके कारण वहाँ पे मनमुटाव हो गया कि हम कुछ राज्य जो हैं ज़्यादा विकसित हो गए और कुछ राज्य कम विकसित हो गए, और अंत में यह फायदा हुआ कि जो मध्यम किसान थे उनका उभार हो गया। तो इस तरह से जैसे ही हमारे देश में हरित क्रांति आता है तो हम अपने अनाज के खाद्यान्न के प्रति हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो यही कहलाता है हरित क्रांति। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्न कर लेते हैं। और हरित क्रांति जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस बार 100% यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा कि हरित क्रांति क्या है और इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं और इसके नकारात्मक पक्ष क्या हैं। इससे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2014 में, 2018 में, या इस बार भी आने की संभावना है और इसका आपका आंसर होगा भारत में हरित क्रांति लाने वाले जो जनक हैं MS स्वामीनाथन है। तो आपका आंसर पहला होगा MS स्वामीनाथन। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है और अगर आप ये समझ गए तो ये भी आंसर दे देंगे। MS स्वामीनाथन का संबंध था 2011 में पूछा गया किससे था, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा हरित क्रांति से था, यानी कि आपका ऑप्शन डी होगा, हरित क्रांति से था। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार आना ही आना है। हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। तो आप स्पष्ट भाषा में इसका आंसर लिखेंगे कि सरकार उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, दवाएं और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई, जिसके कारण खाद्यान्न में भारी इजाफा हुआ। इसी प्रक्रिया को हम हरित क्रांति कहते हैं। इसके सकारात्मक पक्ष क्या होंगे, तो पहला इसका सकारात्मक पक्ष था कि हम खाद्यान्न के प्रति क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। दूसरा था इसका सकारात्मक पक्ष कि जो मध्यम किसान थे उनका उभार हो गया। इसमें
नकारात्मक पक्ष क्या था? तो पहला था कि देश के अंदर ध्रुवीकरण हो गया, यानी कि आपने पीछे आपने जाना कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो पंजाब था वहाँ पे किसान जो है काफ़ी समृद्ध हुए और बाकी इलाका पिछड़ गया था, जिसके कारण हमारे देश में ध्रुवीकरण हो गया। अब अगला जो नकारात्मक पक्ष है कि हरित क्रांति का जो प्रभाव था सीमित फसलों पर था, यानी कि सभी फसल में हरित क्रांति नहीं आई। यानी सबसे ज़्यादा अगर उपज बढ़ा था तो गेहूं के फसल का उपज बढ़ा था। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन में आएगा और 5 मार्क्स आपको निश्चित, अगर ऐसे पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपका आंसर आपको मिलेगा, नंबर मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति जो है हमारे देश में लाने वाले जो हैं वर्गीज कुरियन हैं। उन्होंने क्या कहा कि दूध के उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वो दूध का उत्पादन को बढ़ा दिए और उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन ने एक सहकारी डेयरी लाया और उसके तहत दूध के उत्पादन पे बहुत सारे कार्य किए, जिसके कारण हमारा जो भारत देश है वो दूध के उत्पादन में अग्रणी हो गया और जितना भी आवश्यकता था दूध की वो उसको पूर्ति हो गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था और ये आने की संभावना है। श्वेत क्रांति क्या है? तो आप लिखेंगे कि श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुई। श्वेत क्रांति का अर्थ दूध की क्रांति से है, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से भी काफ़ी विख्यात हुई है। इसके अंतर्गत दूध के उत्पादन से लेकर उसकी भरपाई की क्रांति ही श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा एक मिलान के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और जो कि ऑब्जेक्टिव व्यू से भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये कर लेते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप आसानी से कर लेंगे। चरण सिंह की बात करें तो हमने पढ़ा कृषि बनाम उद्योग। तो चरण सिंह क्या थे? वो किसान के प्रति हिमायती थे, किसान का वो पक्ष लेते थे, इसलिए यहाँ पे मेल होगा, यानी कि ए का होगा किसान, यानी कि तीसरा आंसर होगा। पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था और उसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकीकरण, तो ये आंसर होगा औद्योगिकीकरण। बिहार का आकलन जोनिंग ने किया था। वर्गीज कुरियन सहकारी, ये इन्होंने डेयरी का डेवलपमेंट किया था, जिसके कारण हमारे देश में श्वेत क्रांति आई थी। अब लास्ट में हम लोग चर्चा कर लें बाद के बदलाव। हरित क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आया? 1967 में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं लागू कर दिया गया। जो 14 निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। गरीबों को भलाई के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा किया गया। इन परिवर्तनों के साथ साथ सरकार का रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। अब इसका परिणाम क्या हुआ? आगे चल के परिणाम हुआ कि सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था का सालाना जो दर था, विकास का जो दर था 3 से 3.5% था, जो कि बहुत ही कम था। अब जब धीमा प्रक्रिया हो गया, विकास का जब रफ्तार जो था धीमा हो गया, तो सरकार ने क्या किया कि 1980 के दशक के बाद अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया ताकि अर्थव्यवस्था का रफ्तार बढ़ सके। अब हम लोग चर्चा करेंगे गृह कार्य ले लेते हैं, और यह भी एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सके कि आपके एग्जाम में आए। पहला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय विकास के कौन से 2 मॉडल भारत के सामने थे? तो भारत के सामने 2 मॉडल के हम लोगों ने चर्चा किया, एक पूंजीवादी मॉडल, एक समाजवादी मॉडल। इसके बारे में आप लिख लेंगे। सोवियत संघ ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था? आपने पढ़ा स्पष्ट रूप से, सोवियत संघ ने समाजवादी मॉडल अपनाया था। इसमें अर्थव्यवस्था का खुली दृष्टि नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। तो ये बातें आप विस्तार पूर्वक लिख पाएंगे। अब अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में किसे केंद्र में रखने की बात उठाई?
तो कृषि को केंद्र में रखने की बात उठाई थी, इसको आप विस्तार पूर्वक से लिख लेंगे। भारत में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया? तो भारत में न तो पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया, न तो समाजवादी मॉडल को अपनाया गया। उसका जो मिला जुला रूप था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। और तो इसको भी आप अपने लैंग्वेज में आसान भाषा में स्पष्ट रूप से लिख पाएंगे। तो दोस्तों, आप एकदम जोश और जुनून के साथ मेहनत कीजिए, हमारे मार्गदर्शन में रहिए और आप जरूर है कि निश्चित है कि आप अव्वल आएंगे। धन्यवाद।